जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का 10th का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम लोग क्या करना है, उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख देना है। यानी कि जितनी भी संख्याएं दी गई है उनको क्या कर देना है, उनको गुणनखंडों के रूप में तोड़ करके लिख देना है। कैसे लिखना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में तोड़ना है। यानी कि जितनी भी संख्याएं होंगी उनको क्या करना है, गुणा के रूप में, गुणा के खंडों के रूप में तोड़ देंगे और प्रत्येक उसमें के जो अंक होने चाहिए वो अभाज्य होने चाहिए। तो हर एक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो प्रश्न दिया है, पहला जो क्वेश्चन दिया है उसमें कौन सा संख्या दिया है? 140। तो 140 का हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए भाग विधि अपनाएंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे 140, ठीक है। और भाग विधि से इसका हम लोग क्या करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यानी कि इसको गुणा के रूप में खंडित करेंगे और जितने भी उसमें नंबर आने चाहिए वह अभाज्य होने चाहिए। तो इसको गुणा के रूप में खंडित कैसे करेंगे? देखेंगे इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है? शून्य है। तो याद रखना, जब इकाई के स्थान पर शून्य हो और सम संख्या हो तो वह पूरी संख्या जो है 2 से कट जाती है। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसको भाग देंगे 2 से, किस में? 140 में। तभी तो मैं अभाज्य गुणनखंड इस 140 का प्राप्त होगा। तो चलिए अब 2 से भाग देंगे 140 में। तो सबसे पहले 1 में भाग देंगे। तो 1 में भाग नहीं जाएगा तो ये अपने चाचा को बुलाएगा, चाचा जी हमारे पास आ जाइए, हम बड़े हो जाएंगे। तो चाचा जी यानी 4 को क्या कर लेगा, एक पास में बुला लेगा। तो यह हो जाएगा 14। अब 2 से भाग देंगे 14 में, कितने बार में कटेगा? 7 बार में। 2 सत्ते 14, बच गया क्या? 0। 0 से भाग, सॉरी 2 में 0 में 2 से भाग देंगे, क्या चाहेंगे? 2 शून्य, शून्य बार भाग गया। अब हम भाग देंगे, फिर देखेंगे इकाई के स्थान पर क्या आ गया? 0। अभी भी 2 से कटेगा यह संख्या। तो 2 से अब काटते हैं। 2 से भाग देंगे 7 में। ज्यादा से ज्यादा कितना काट देगा? 2 7 में से 6 को काट देगा, लेकिन 7 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। 2 3 6, 2 चौको 8, 4 बार में ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा, हेल जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, एगो कम में चलते हैं, एगो कम में ही चलेंगे। तो 3 बार में क्या हो जाएगा, इनमें से ज्यादा से ज्यादा 6 को काट देगा। तो कितने बार में काटेगा? 2 3 6, इसमें से 6 काट दिया 3 बार में ज्यादा से ज्यादा। तो 2 3 6, 6 बार में, सॉरी 3 बार में ले गए और 1 बच गया शेष पर, फेंक देंगे उधर। तो एक ये फेंक रहा है ना, लेकिन इसके लिए 10 गो आएगा। तो 1 फेंकेगा तो इसके लिए इसके पास 10 गो आएगा। तो 1 फेंका तो इसके अनुसार वो 10 गो आया। तो 1 और 0 मिलकर हो गया 10। अब 2 से भाग देंगे 10 में, 2 5 10, क्या हो गया? 5 बार में कट गया। अब ध्यान दीजिए, इकाई के स्थान पर 5 आ गया। तो अब यह संख्या केवल और केवल 5 से कटेगा। तो अब किससे कटेंगे? 5 से कटेंगे, 3 से नहीं कटेगा। अगर 3 से चेक करना हो तो क्या करते हैं, जो अंक आए हैं 5 और 3, इन दोनों को जोड़ देंगे। योगफल यदि 3 से कट जा रहा है तो वह पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो 5 3 8, 8 3 से नहीं कटता है, इसलिए आप किस आगे बढ़ेंगे। 4 से तो पहले ही 2 काट चुका है, 4 से चेक करेंगे ही नहीं। तो 5 से चेक करेंगे। तो 5 से काटेंगे 35, कितने बार में? 7 बार में कट जाएगा। 5 7 35। अब 7 केवल अपने आप से ही कटेगा। तो 7 को 7 से काट देंगे, 1 बार में कट गया। तो इस तरीके से हमने 140 का अभाज्य गुणनखंड हमने क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। वो कौन कौन से नंबर है? 2 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। कितना 2 है? 2 ठो 2 है। 1 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इस तरह से 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 अभाज्य गुणनखंड है। हमने इसको गुणा के रूप में खंडित कर दिया और प्रत्येक जो अंक है वो क्या है? अभाज्य है। क्या 2 को और कोई काट सकता है? 2 के सिवा नहीं। 5 को 1 और 5 के सिवा और कोई काट पाएगा? नहीं। 7 को 1 और 7 के सिवा और कोई काट पाएगा? नहीं। तो इसलिए क्या हो गया, ये सारे के सारे गुणनखंड में जो अंक आए हैं अभाज्य है और इसको हमने गुणा के रूप में क्या कर दिया? खंडित कर दिया। तो चलिए आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इधर देखते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में कौन सा नंबर दिया है? 156। दूसरा क्वेश्चन में जो सवाल में जो अंक जो संख्या दिया है क्या है? 156 है। क्या है जी बाबू? 156 है, ठीक है। अब हमें 156 का क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। यानी इसको भी हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे? खंडित करेंगे। तो चलिए खंडित करते हैं। कैसे? भाग विधि से। भाग विधि से हम लोग क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? 2 लकीर खींच देंगे।
अब देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, सम संख्या। सम संख्या का मतलब वह संख्या जो 2 से कट जाती है, वो सारी की सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो इकाई के स्थान पर सम संख्या है, तो यह किससे कटेगा, यह पूरा का पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। तो 2 से चेक करेंगे, 2 से भाग देंगे सबसे पहले 1 में जाएगा, नहीं जाएगा तो ये अपने चाचा जी को बुला लेगा, चाचा जी हमारे पास आ जाइए, हम बड़े हो जाए हम लोग। तो 5 को बुला लेगा तो ये हो जाएगा 15। अब 2 से भाग देंगे 15 में, ज्यादा से ज्यादा 15 में से कितना काट देगा, 2 14 को काट देगा। लेकिन अगर 8 बार में ले जाएंगे, 2 8 16, 8 बार में हिल जाएगा, 15 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 7 बार में ले जाएंगे। तो 2 7 14, 7 बार में इनमें से ज्यादा से ज्यादा 14 को काट दिया, बच गया कितना, एगो। तो एगो, ये एगो न समझ के फेंक रहा है, लेकिन ये इकाई के स्थान पर इसके पास दहाई से आ रहा है, तो 1 संति मतलब एगो 10 गुना आ रहा है। इसके लिए यह तो मतलब कि एगो फेंक रहा है, लेकिन ये इकाई के स्थान पर 6 है, तो इसके लिए जो है वह 10 गुना आ रहा है। एगो का मतलब एगो नहीं, दहाई से एगो आ रहा है, यानी 10 गुना आ रहा है। तो इसके पास 10 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। तो अब 16 में भाग देंगे 2 से, तो कितना बार में कटेगा, 16, 8 बार में, 2 8 है 16, 2 से हमने क्या कर दिया, 156 को काट दिया। अब फिर देखेंगे इकाई के स्थान पर क्या आ गया, सम संख्या आ गया, यानी अभी भी यह पूरी पूरी संख्या 2 से कट सकती है। तो फिर 2 से काटते हैं। अब 2 से 7 में भाग देंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 7 में से कितना को काट लेगा, 6 को काट लेगा। तो कितनी बार में काटेगा, 3 बार में, 2 3 6, 3 बार में 7 में से ज्यादा 6 काट देगा, 1 बच गया। अभी 7 में से 6 को ना काटा है, लेकिन एगो क्या गया, बच गया। तो एगो फेंक देगा वापस, जब एगो फेंकेगा पीछे की तरफ, जो एगो बच गया उसको पीछे फेंकेगा, तो एगो नहीं, इसका ये तो एगो फेंक रहा है, लेकिन ये इकाई के स्थान पर 8 बैठा है, तो इसके लिए 10 गुना आ रहा है, एगो नहीं, एगो 10 गुना आ रहा है। इसके लिए वो 1 नहीं है, वो 10 गो आ रहा है, क्योंकि ये दहाई से फेंक रहा है, तो 10 गो फेंकेगा, तो 10 और 8 मिलकर 18 हो जाएगा। अब 2 से भाग देंगे 18 में, तो कितने बार में कटेगा, 2 से 18 में भाग देंगे तो 9 बार में कटेगा। 2 9 18, भागफल नीचे रखते हैं, क्या करते हैं, भागफल नीचे रखते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो गया, क्या इकाई के स्थान पर सम संख्या है, नहीं है। तो अब किससे, अब इसके पापा जी को बुलाएंगे। 2 के बाद पापा आकर कौन आता है, 3, तो 3 से चेक करेंगे, क्या है, 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटने का भी नियम होता है, क्या, अंकों का योगफल यदि 3 से कट जा रहा है, तो वह संख्या पूरा 3 से जरूर कटेगा। तो चलिए 3 से काटते हैं। 3 से भाग देंगे पहले अगली वाली संख्या में, कितनी बार में कटेगा, 1 बार में, 3 1 9, 3 पूरा 3 में कट गया। अब पीछे वाला में भाग देंगे, 3 3 के 9, ले बेटा 9 भी कट गया, कितने बार में, 3 बार में कट गया। अब देखिए क्या, अब अंकों का योगफल 3 से कटेगा, 3 और 1 मिलकर 4 हो जा रहा है, तो 4 हो जा रहा है, तो 4 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो यानी 3 से नहीं कटेगा। अब यह ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 6 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ना 8 से कटेगा, ना 9 से कटेगा, ना 10 से कटेगा, ना 11 से कटेगा, ना 12 से कटेगा, केवल 13 से ही कटेगा। तो डायरेक्ट 13 से इसको क्या कर दो, काट दो, 13 करना 13। तो इस तरीके से हमने 156 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिया। 156 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। हमने 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में खंडित कर दिया, तोड़ करके लिख दिया। 156 को हमने क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैंने क्या कर दिया, खंडित कर दिया। अभाज्य गुणनखंड हमने क्या कर दिया, इसका कर दिया, यानी कि अभाज्य अंकों के गुणनफल के रूप में हमने इसको क्या कर दिया, खंडित कर दिया, तोड़ दिया। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। आगे समझ में, तो यह हुआ 2 नंबर का सवाल। अब तीसरा नंबर का सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट में से ही तीसरा प्रश्न दिया है, 3825। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी कि इसको भी अभाज्य गुणनफलों के रूप में खंडित करके तोड़ करके दिखला देना है। तो क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, भाग विधि से प्राप्त करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर 3825, हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब इस तरह से 2 लंबवत ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच देंगे, खींच दिया हमने। अब क्या करना है, इकाई के अंकों को पहचानना है, ठीक है। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से एक बार जरा चेक कर ली, क्या हो सकता है कि कहीं इनका योगफल 3 से कट जाए। यदि योगफल 3 से कट गया तो पहले ही हम 3 से काट के तब और छोटा कर लेंगे, तब ना बाद में जाएंगे आगे 5 और 7 के बाद, 5 और 7 के पास जाएंगे।
सबसे पहले 3 से चेक करते हैं। अगर योगफल 3 से कट गया तो 3 से ही पहले काट के छोटा कर लेंगे। तो 5 2 7 और 7 8 15 और 15 और 3 18, यानी 3 से कट जाएगा। 18 3 से कट नहीं जाता है, 3 छक्के 18, तो इनका योगफल 3 से कट जा रहा है। तो अब इसका मतलब ये पूरा संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो चलिए 3 से काटते हैं। तो सबसे पहले वाला अंक में भाग देंगे। कितनी बार में ये 3 कट जाएगा, एक बार में, तो 1 नीचे लिख देंगे। 3 एक 3। अब 8 में भाग देंगे 3 से। कितना ज्यादा से ज्यादा 8 में से काट देगा, 6 को काट देगा 2 बार में। कौन, 3। लेकिन 3 3 के 9, 3 बार में 9 हो जाएगा, तो ज्यादा हिल जाएगा, 8 से हिल जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, एक बार कॉमन में ले जाएंगे। 3 दूनी 6, 2 ही बार में ले जाएंगे, क्योंकि 3 बार में तो 9 हो जा रहा है, 8 से बेसी हो जा रहा है, तो हम 2 ही बार में ले जाएंगे। 3 दूनी 6, तो 8 में से 6 को काट दिया, 2 बच गया। 2 को पीछे फेंक देंगे, तो दहाई से इसके लिए यहाँ से तो ये 2 ही को फेंक रहा है ना, ये 2 ही फेंक रहा है, लेकिन इसके पास इसके आगे के स्थान से आ रहा है तो 10 गुना आ रहा है। तो 2 का 10 गुना कितना हो जाता है, 20। तो इसके पास 20 गुजा रहा है। समझ में आ गया, इसके पास 2 नहीं बल्कि 20 गुजा रहा है। तो 20 गुजाएगा इसके पास, 2 के पास, तो 20 2 मिल करके 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22। 20 और 2 मिल करके 22। अब 3 से भाग देंगे 22 में। 3 से भाग देंगे 22 में। कितना ज्यादा से ज्यादा 3 जो है 22 में से काट देगा। 7 बार में 21 को काट देगा, लेकिन 8 बार में ले जाएंगे। 3 8 24, तो 22 से ज्यादा हो जाएगा, तो 7 बार में ले जाएंगे। तो 3 7 21, 3 7 21। यहाँ पर 22 था, 2 मत समझिएगा, 2 गया था तो यहाँ पर मिलकर 22 हो गया था। तो 3 7 21, 22 में से 21 को काट दिया, 1 बच गया। तो 1 पीछे फेंक देंगे, तो 1 इसके लिए 10 गुना बनकर जाएगा। तो 1 और 5 मिलकर 10 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 15। ये मत समझिए हाइये इकाई खाली कहा लाएगा। जिधर से फेंका जाता है ना, तो वहां से 10 गुना ही जाता है, हमेशा याद रखिएगा। पीछे वाले पर यदि फेंक रहा है ना, तो आगे वाला यदि फेंक रहा है पीछे वाले के पास, तो हमेशा याद रखिएगा आगे वाला हमेशा 10 गुना फेंकता है। कोई भी अंक फेंकेगा तो उसका 10 गुना फेंकता है। तो 2 फेंक रहा है, 22 यहाँ पर था ना, तो 7 बार में तो 21 हो गया, 21 कट गया 7 बार में। 21 को 22 में से कट गया है, 1 बच गया है। तो यह पीछे वाले की तरफ 1 फेंक रहा है, लेकिन वो 1 नहीं, पीछे वाले के संति वो 10 गुना होता है। तो 1 गुणे 10 बराबर 10 गुना, यानी 10 को फेंक रहा है। 1 गुणे 10 मिलकर 10 हुआ। 1 गुणे 10 बराबर कितना होता है, 10, यानी कि यह 1 नहीं बल्कि 10 को फेंक रहा है। तो 10 को पीछे की तरफ जब फेंकेगा, 5 के पास जब जाएगा, तो 10 5 मिलकर के 15। अब 3 से भाग देंगे 15 में, कितने बार में कटेगा, 3 5 15, कट गया। अब नीचे आ गया संख्या, नई संख्या आ गई। इनका भी योगफल करके देख लेते हैं, यदि हो सकता है कहीं इनका भी योगफल 3 से कट जाए। तो 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, तो 15 भी तो 3 से कट जाता है ना जी। तो इसका मतलब यह अभी भी यह पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। तो 3 से काट के देखते हैं। तो सबसे पहले 1 में भाग देंगे। सबसे पहले किस में भाग देंगे, 1 में। 1 में भाग देंगे, नहीं जाएगा तो चाचा जी को बुला के ले लेगा, 12 हो जाएगा। अब 30 से भाग देंगे 12 में, कितने बार में कटेगा, 4 बार में। 3 चौक 12। अब देते हैं किस में, 7 में भाग। तो 3 से भाग देंगे 7 में, ज्यादा से ज्यादा कितना काट लेगा, 6 काट लेगा। कितनी बार में, 2 बार में। 3 दूनी 6, बच गया 1 पीछे फेंकेगा तो कितना हो जाएगा, 1 जब पीछे फेंक रहा है तो 10 गुना 1 हो जा रहा है। 1 फेंक रहा है पीछे, तो वह 1 नहीं बल्कि इसके लिए 10 वो है। ठीक है, डायरेक्ट समझिए। तो 10 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 15। तो 3 5 है 15। ठीक है, अब फिर इनका जोड़कर योगफल देखते हैं, क्या पता कहीं फिर भी अभी भी कट जाए कहीं। तो 5 2 7 और 7 4 11। अब 3 से नहीं कटेगा। अब देखिए 3 से नहीं कटेगा, तो अब किससे चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे। 4 से काटने के लिए हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि जब 2 नहीं काट पाया तो 4 कहां से काटेगा। ठीक है, तो 5 से अब चेक करेंगे। क्यों 5 से चेक करेंगे, इकाई के स्थान पर 5 है। याद रखिएगा, जब इकाई के स्थान पर 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या पूरा का पूरा 5 से कट जाता है। तो चलिए 5 से काटते हैं। 5 से भाग देंगे 4 में, जाएगा नहीं जाएगा, तो एक और 2 को ले लेंगे, हो जाएगा 42। तो 5 से भाग देंगे 42 में, तो कितना ज्यादा से ज्यादा 42 में से 5 को काट लेगा, 40 को काटेगा। कितनी बार में, 8 बार में। 5 8 है 40, 2 बच गया, फेंक देगा पीछे। तो यह 2 नहीं बल्कि 2 गुणे 10 फेंक रहा है। 2 गुणे 10 यानी 20 फेंक रहा है। ठीक है, तो 20 जब जाएगा 5 के पास, तो 20 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो 20 5 मिलकर कितना हो जाएगा, फिर जब 5 8 40 हो गया, तो 42 में से 40 कट गया है, 2 बच गया है,
दो पीछे फेंकेगा, दो जो उबर गया है, जो बच गया है उसको फेंकेगा नहीं, पीछे वाले के पास दे देगा दान में, चलो भाई हम तो कट गए हैं, अब हमारे पास कोई काम नहीं रहा, इसको अब तुम ले लो। यह 2 दे रहा है, अपने अनुसार यह 2 दे रहा है, लेकिन इसके अनुसार वह 20 गो आ रहा है। तो 20 को जब 5 के पास जाएगा तो 20 5 मिल करके 25 हो जाएगा। तो 5 से भाग देंगे 25 में, कितने बार में कटेगा? 5 5 है 25, अभी भी 5 से कट जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है 5 है। तो 5 से फिर भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 8 में, कितना ज्यादा से ज्यादा 8 में से 5 काट लेगा, 5 को काट लेगा। तो 5 का नाम 5, 3 को बच गया, तो 3 फेंकेगा पीछे की तरफ। तो ये तो 3 को दे रहा है, लेकिन इसके लिए 30 को आ रहा है। तो 30 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा? 35। तो 5 सत्ते 35। अब यह 17 संख्या बना है। अब ये 17 किसी से भी नहीं कटेगा, केवल अपने आप से ही कटेगा, यानी 17 से ही कटेगा। तो 17 का नाम 17 है। तो इस तरीके से हमने 3825 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिया। क्या? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो लिखेंगे 3, दिखाई दे रहा है ना? एक मिनट देख ले जरा, नहीं दिखाई दे रहा है, इधर से देखते हैं, आइए। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 3 कितनी बार है? 2 बार है, 1 2। 5 कितनी बार है? 2 बार है, 1 2। फिर इसके बाद से क्या है? गुणे 17। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया? 3825 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिया। चलिए अब लोग फर्स्ट क्वेश्चन का चौथा प्रश्न देखते हैं। ठीक है। अब हमें 5005 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब इसको जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में खंडित करना है। चलिए इसका भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? भाग विधि से। लिखेंगे 5005। ठीक है। इकाई के अंक पर ध्यान देंगे। इकाई के स्थान पर क्या है जी? 5 है। तो ये संख्या किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 3 से कई लोग सोच रहे होंगे थोड़ा 3 से भी चेक कर लेते हैं। चलिए अंकों का योगफल देख लेते हैं। यदि अंकों का योगफल 3 से कट गया तो ये पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो 5 0 5 0 5 5 5 मिलकर 10 हुआ है। 10 3 से कटता है? नहीं कटता है। तो इसीलिए सीधे डायरेक्ट 5 से कटेगा। तो 5 से काटते हैं। 5 है करना 5, 0 में भाग देंगे 5 शून्य 0, फिर 5 शून्य 0, 5 है करना 5। अब देखिए अब यह संख्या किससे कटेगा? 5 से तो काट लिए हमने। ठीक है। हो सकता है कि अब ये संख्या जो है, क्योंकि इकाई के स्थान पर तो 1 आ गया, अब 5 से तो कटेगा नहीं, तो अब हो सकता है कहीं 7 से कटे। तो 7 से भी काट के चेक करते हैं। तो 7 से अगर भाग देंगे 7 क्रम 7, 3 बज गया, 30 चल जाएगा, 7 चौको 28, 2 हो जाएगा 21, यानी 7 से कट जाएगा। चलिए 7 से अब काटते हैं। ठीक है। अब 7 से काटेंगे। 7 से 1 में भाग देंगे। पहले अंक में उठाते हैं क्योंकि 1 अंक का संख्या है, तो 1 अंक में पहले भाग देने का चेक करते हैं। तो 7 से भाग देंगे 1 में तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 को ले लेंगे। तो जब 0 को लेंगे तो संख्या हो जाएगा 10। तो 10 को में से 7 कितना ज्यादा से ज्यादा काट देगा? 7 को ना काट पाएगा। 2 बार में तो 14 हो जा रहा है, 10 से हेल गया, तो 1 कमे बार में ले जाएंगे। 2 बार में 14 हो जा रहा है, तो 1 कमे बार यानी 1 ही बार में ले जाएंगे। तो 7 का नाम 7। तो 10 में से 7 काट लिया, बच गया कितना? 3। अब 3 पीछे फेंकेगा, 0 के पास फेंकेगा। तो 0 के पास जब 3 फेंक रहा है तो 30 गो बन के जा रहा है। तो 30 गो प्लस 0 मिल करके कितना हो गया? 30 हुआ है। 30 गो और 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30। ठीक है। तो 30 अब 7 से भाग, यहाँ पर 30 है, कल्पना करिए दिमाग में यहाँ पर 30 है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 बचा, तो 3 गो फेंका, तो 0 के पास 3 गो नहीं जाएगा, बल्कि 10 गुना बन के यानी 30 गो जाएगा। तो 30 और प्लस 0 मिलकर के कितना हो गया? 30। अब 7 से भाग देंगे 30 में, तो 30 को में से 7 से भाग देंगे तो कितना ज्यादा से ज्यादा काट लेगा? 28 को काट लेगा। कितने बार में? 4 बार में। 7 चौको 28, 7 पचे 35, 30 को से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 4 बार में ले जाएंगे, ये कमे बार में ले जाएंगे। तो 7 चौको 28, तो 30 को में से 28 को 4 बार में हमने क्या कर लिया? काट लिया। 2 बच गया। 30 को में से 2 बच गया, तो पीछे 1 के पास फेंकेंगे। यहाँ पर 30 को था, तो 28 को तो 4 बार में कट गया, 2 बच गया। जो पीछे फेंकेंगे तो 2 गो नहीं बल्कि 10 गुना बन के जाएगा, यानी 20 गो जाएगा।
ये तो अपने अनुसार 2 फेंक रहा है, लेकिन इसके लिए वह 20 गो आ रहा है। तो 20 गो और 1 मिल करके 20 और 1 मिल करके 20 और 1 मिल करके कितना हो जाएगा 21। तो अब 7 से भाग देंगे 21 में, 7 तरीके 21, 3 बार में क्या हो गया 21 कट गया। अब जरा देख लेते हैं, हो सकता है कि कहीं फिर से भी 7 से कट जाए। 7 दूनी 14, फिर 1 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। हो सकता है कि कहीं 11 से कट जाए, क्योंकि 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से तो जब 2 काटा ही नहीं तो 8 कहाँ से काटेगा। 9 से भी नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि 9 1 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 है, 53 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। हो सकता है कहीं अब 11 से कटे, 9 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 9 1 9 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15। अरे 14 है ना, तो 9 से भाग देंगे जब 14 में, तो 9 दूनी तो 18, 2 बार में तो 18 हो जा रहा है, 1 बार में ले जाएंगे तो 14 में से 9 घट जाएगा, क्योंकि 9 एक ही बार में 9 को काट पाएगा। तो जब 9 निकल जाएगा 14 में से कितना बचेगा 5, 5 जाएगा 53, तो 9 6 54 और 9 5 45, 9 6 54, यानी 53 भी नहीं काट पाएगा 9 से। तो आप किससे चेक करेंगे, 10 से तो चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 5 पहले ही काट चुका है। 11 से चेक करते हैं, तो 11 से कहीं कटेगा, तो 11 से जब 14 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा 11 का नाम 11, 14 में से 11 निकल गया, क्योंकि 2 बार में तो 22 हो जाएगा, इसलिए 1 ही बार में ले जाएंगे। तो 11 का नाम 11, 14 में से 11 को काट लिया, बच गया कितना 3। तो 3 जब पीछे फेंकेगा तो 3 गो नहीं बल्कि 30 गो फेंक रहा है, तो 30 गो और 3 मिलकर के कितना हो जाएगा 33। तो 11 3 33। अब क्या 11 से 13 कटेगा, नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट किससे कटेगा 13 से, ठीक है। अब डायरेक्ट किससे कटेगा 13 से कटेगा। तो अब 13 से भाग देंगे, 13 में कितने बार में 1 बार में। जब नीचे 1 आ जाता है तो भागफल समाप्त हो जाता है। नीचे क्या आ गया 1 आ गया, तो भाग जो है वह समाप्त कर देते हैं, यानी कि भाग हो गया पूर्ण। इसका अभाज्य गुणनखंड हमने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। जब नीचे 1 आ गया समझ जाओ भाग हमारा खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो इस तरह से 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला हमें, 5 × 7 × 11 × 13, 5 × 7 × 11 × 13, ये इसका क्या हुआ अभाज्य गुणनखंड होगा। हमने इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर दिया है, इसको खंडित कर दिया है। इसमें हर एक अंक जो है, हर एक संख्या जो है अभाज्य है। अब वह किसी से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा या तो या 1 से कटेगा, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया अभाज्य गुणनफल के रूप में खंडित कर दिया है। ये इसका क्या हुआ अभाज्य गुणनखंड हुआ, ठीक है। तो यह हुआ चौथा क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो भाग विधि से इसका भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। 7 4 2 9। अब देखिए इकाई के स्थान पर ना सम संख्या है, ना 0 है, ना 5 है। तो सम संख्या रहता तो 2 से चेक करते काटने का, तो सम संख्या भी नहीं है, 0 भी नहीं है कि 5 से काटने का चेक करें। अंकों का योगफल भी देखेंगे तो 11 दूनी 22, 9 2 11, 7 4 11, 11 दूनी 22, 22 भी 3 से नहीं कटेगा तो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी चेक करेंगे नहीं कटेगा, आप चेक करके देख सकते हैं। 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, अब 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, कटेगा यह 17 से। आप चेक करके देख सकते हैं यह संख्या 17 से कटेगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं तो एक एक करके बतला देते। तो चलिए अब 17 से डायरेक्ट काटते हैं। 17 से भाग देंगे हम लोग 7 में, तो भाग नहीं जाएगा, 2 अंकों की संख्या तो 2 अंक संख्या हम लेंगे, तो हो गया 74। अब 17 से भाग देंगे 74 में, कितना ज्यादा से ज्यादा 74 में से 17 काट देगा या पूरा पूरा काट देगा। तो 17 3 51, 17 चौको 68, 17 17 17 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 5 85, 5 बार में तो 85 हो जा रहा है, इसीलिए 4 बार मिल जाएगी। 17 चौको 68, 5 बार में 85 हो जा रहा है, 74 से ज्यादा हो जा रहा है, तो 4 बार मिल जाएंगे। 17 चौको 68, तो 74 में से 68 घट जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अरे 74 में से जब 68 काट दिया तो बचा कितना, 14 में से 8 घटाएंगे 6, एक दे दिया यहाँ पर, कितना 6 6 जीरो, तो 6 ना बचा, तो 6 बच गया। 6 का पीछे भेजेंगे, 6 का भेजेंगे इधर तो 10 गुना बन के जाएगा, यानी 60 वो बन के जाएगा, तो 60 2 मिल करके 62 हो गया। और 17 से भाग देंगे 62 में, तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा 62 में से 17 काट देगा,
17 3 इक्यावन, 17 चौको तो 68 हो जा रहा है, 62 से ज्यादा 68 हो जा रहा है 4 बार में, तो 3 बार में ले जाएंगे। 17 3 51, तो 62 में से 51 घट जाएगा, 62 में से 51 को काट दिए, बचा कितना, 2 में से 1 घटाएंगे 1, अब 5 सॉरी 6 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 1, 11, 11 इधर जाएगा, 9 के पास 10 गुना बनकर 110 हो जाएगा। यह तो 11 का फेंक रहा है ना, लेकिन इसके पास जब जाके चिपकेगा तो 119 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 119, क्योंकि इसमें हम 10 का गुणा करेंगे तो ये 110 हो गया। 110 और 9 मिल करके कितना हो जाएगा 119, आए समझ में। हाँ, तो ये 11 को नहीं बल्कि 110 फेंक रहा है, तो 110 और 9 मिल करके 119। अब 17 से भाग देंगे 119 में, 17 से भाग देंगे 119 में, तो 17 7 है 119, 7 बार में क्या हो गया, कट गया। अब हम दोबारा चेक करेंगे कि 17 से कटेगा, 17 से कटेगा जी, नहीं कटेगा। अब ये संख्या किससे कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 18 19, 19 दूनी 38, 19 से कटेगा अब ये, क्योंकि 17 से भी नहीं कटेगा। 17 दूनी 34 हो जा रहा है, 17 3 51, 17 दूनी 34, 6 3 9 गए, 9 और 7 97 हो जाएगा। तो 17 कहाँ से 97 कटेगा, तो 17 से भी नहीं कटेगा, 19 से कटेगा। 19 से कटने का चेक करते हैं, 19 दूनी 38, 19 से करना, 19 19 दूनी 38, 19 किया 57, तो 3 बार में तो 57 हो जा रहा है, 43 से ज़्यादा हो जा रहा है 3 बार में, तो 2 कितने बार में ले जाएंगे हम, 2 ही बार में ले जाएंगे। 19 दूनी 38, तो 43 में से 38 खत्म हो जाएगा, 38 काट दिया, बचा कितना 5 गो, 38 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 43, ठीक है। तो दूध, अरे कई लोग समझ नहीं आ रहा होगा, ये 43 है, इसमें से 38 घटा दो, 38 को काट दिया ना 2 बार में, तो कितना बचेगा, 13 में से 8 घटाएंगे, 13 में से 8 गएगा कितना बचा 5, एक दे दिया 3 में 3 घट गया 0, 5 है ना बचा, तो 5 गया यहाँ पर 57 हो गया। तो 19 दिया 57, 19 दूनी 38, 19 दिया 57, 23 बार में क्या हो गया, कट गया। अब यह 23 जो है संख्या वो किसी से नहीं कटेगा, स्वयं से ही कटेगा। तो 23 से भाग देंगे, 23 से करना 23। तो इस तरीके से हमारा जो है बाबू 7429 का अभाज्य गुणनफल क्या हो गया, 17 गुणे 19 गुणे 23, 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन का, यह दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91, ठीक है। ये दो क्या दिया है, संख्याएं दिए हैं, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर उसके बाद से हमें जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है। आइए, तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने से पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हमें इनका अभाज्य गुणनखंड क्या करना होता है, सबसे पहले ज्ञात करना होता है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय भूल जाइए, सीधे आप लोग ध्यान दीजिए कि एचसीएफ और एलसीएम बिना इनका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किए नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास 10 के अध्याय वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली, सॉरी हाँ, क्लास 10 में जो है केवल अभाज्य गुणनखंड से ही एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप लोगों से कहा गया है। तो उसी विधि से हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं तो विभाजन एल्गोरिथम भी होता है एचसीएफ ज्ञात करने के नियम। तो जो दिया है वही हम आपको बता रहे हैं। चलिए हम इनका एचसीएफ ज्ञात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, 1 मिनट। तो चलिए इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इनका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ हम लोग को पहले ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं, उसके बाद से एलसीएम ज्ञात करेंगे, फिर चेक करेंगे फॉर्मूला क्या, कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। यह हमेशा याद रखिएगा कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम जरूर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें
इन दोनों संख्याओं का पहले क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। इनको अभाज्य गुणनफल के रूप में खंडित करना पड़ेगा, तोड़ेंगे। सबसे पहले इनको क्या करेंगे, तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो सबसे पहले लेते हैं संख्या 26। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 26। अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से पहले भाग देंगे, 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6। अब यह संख्या किससे कटेगा, 13 से, 13 का नाम 13। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया, 2 गुणे 13। ठीक है, 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया, 2 गुणे 13। इसी प्रकार 91 का ले लेते हैं, 91 हो गया। इसका भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। किससे कटेगा यार, ना 2 से कटेगा, ना 3 से भी नहीं कटेगा। 9 1 10 हो जाएगा। तो योगफल भी, अंकों का योगफल 3 से नहीं कट रहा है। तो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट सकता है। 7 से भाग देंगे, तो 7 से 9 में भाग देंगे, 7 का 9, 7, 2 बच गया, इधर फेंक देगा। तो ये हो जाएगा 21, 7 तरीके 21। अब यह किससे कट जाएगा, 13 से। तो 13 का 9 13। तो इस तरह से 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो गया, 7 गुणे 13। तो ठीक है, अब यार देखिए, हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ के लिए क्या नियम है, इनका पहले अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 26 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 13। तो 2 गुणे हमने 13 लिख दिया। उसके बाद से कौन सा संख्या अगला है, 91। 91 लिख दिए। 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, 7 गुणे 13। 7 गुणे 13। तो एचसीएफ के लिए हमने आप लोग को क्या बताया था, एचसीएफ के लिए क्या किया जाता है, केवल जो उभयनिष्ठ है उन्हीं को छाट करके लिख लीजिए, वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। जो उभयनिष्ठ है केवल उन्हीं का गुणनफल ही एचसीएफ कहलाता है। तो इसमें एक ही संख्या उभयनिष्ठ है क्या, 13। तो 13 ही इसका क्या हो जाएगा। याद रखिएगा, जो संख्या उभयनिष्ठ होता है उसके संगति एक के को लेते हैं। कितना लेते हैं, एक के को लेते हैं। तो 13 उभयनिष्ठ है तो इसके संगति एक के को लेंगे 13, और कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। तो इस तरीके से 26 और 91 का एचसीएफ क्या हो गया, 13। यह याद रखे रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हमने इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लिया, क्या है, 13। अब हमें इनका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमने आपको क्या नियम बतलाया था, क्या नियम बतलाया था कि जो उभयनिष्ठ है उसको भी लीजिए और जो नहीं है उनको भी छाट करके गुणा के रूप में ले लीजिए। तो इसमें उभयनिष्ठ कौन है, 13। तो 13 को एक उभयनिष्ठ के संगति, जो उभयनिष्ठ है उसके संगति एक को लेंगे। उसके बाद जो नहीं है उनको भी क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो कौन नहीं है, 2 और 7, ये भी नहीं है, तो इनको भी गुणा के रूप में क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो इस तरीके से इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 गुणे 2 गुणे 7। इनका गुणनफल निकाल लेते हैं। 13 दूनी 26 और 26 7 या 7 दूनी 14, 14 का और 13 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 14 का गुणा 13 में करेंगे तो 14 तिहाई 42 के 2 हाथ में आए 4, और 14 का नाम 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, इसका गुणा करके देख लेते हैं एक बार और, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। 13 चौको 8, 13 चौको 52, 52 के 2 हाथ में आए 5, 13 का नाम 13, 13 5 18, 182 हो गया ना, 182। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो इस तरीके से एक बार और एलसीएम समझा देते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ है उसके संगति ये लीजिए, और जो नहीं है उनको भी छाट करके गुणा के रूप में ले लीजिए। जो उभयनिष्ठ है उसको भी लीजिए, ठीक है, उसके संगति एक को लीजिए। जो उभयनिष्ठ है उसके संगति एक लीजिए, और जो नहीं है उनको भी छाट करके गुणा के रूप में ले लीजिए। तो इनका गुणनफल ही क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो इस तरीके से हमने एलसीएम भी ज्ञात कर लिया, क्या, 182। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 में पूछा था कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो हमें यह जांच करके बतलाना भी है कि हाँ, इनका गुणनफल यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। यानी इनका जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उनका गुणनफल बराबर होगा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो आइए चेक करके दिखलाते हैं। तो एचसीएफ बराबर क्या है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का क्या, गुणनफल। यही हमें सिद्ध करके दिखलाना है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है, 13 है। एलसीएम कितना है, 182 है। और ये दोनों संख्याएं क्या है, 26 गुणे 13, सॉरी 91, 26 गुणे 91। ठीक है,
आई एम सॉरी, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर लिख देते हैं। इसको मिटा देते हैं। ये तो दिखाई दे रहा है HCF बराबर 13 और LCM बराबर 182। ठीक है, चलिए हमें प्रूफ करके दिखाना है कि HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखलाना है। ठीक है, चलिए HCF बराबर क्या मिला है हमें 13, LCM बराबर क्या मिला है 182 और दोनों संख्याएं क्या है 26 गुणे 91, 26 गुणे 91। ठीक है, चलिए अब हम इनका गुणा करते हैं। 13 का गुणा 182 करेंगे, 182 में तो 13 दूनी 26, 26 के 2 हाथ में आया, सॉरी 26 के 6 हाथ में आया 2 और 13 अठे 104, 13 अठे 104, 104 और 2 106, 106 का संति आया 6 हाथ में आया 10 और 13 का नाम 13 और 13 और 10 कितना हो गया 23। इधर आया 2366, इधर भी 2366 आ गया तो समझ जाना हमारा सवाल क्या हुआ है, सही हुआ है। आइए इधर देखते हैं, 26 गुणे 91 करते हैं। 26 गुणे क्या 91, इधर लिखते हैं 91, 91 इधर हो गया 26। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए 6 एकन्नम 6, 6 नवा 54। अब 2 से भाग देंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 एकन्नम 2 और 2 नवा 18। जोड़ देते हैं, इधर हो गया 6, 4 2 6, 8 5 13, 3 हाथ में आया 1, 1 और 1 2, 2366। इधर भी कितना आया 2366। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया। लिख देंगे नीचे इति सिद्धम। आप लोगों को अवश्य समझ में आया होगा। जो कहा था बस वही हमने प्रूफ करके दिखलाया है। उसने कहा था कि सिद्ध कीजिए कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर इनका HCF गुणे LCM होगा। तो वही हमने प्रूफ करके दिखला दिया कि इनका HCF गुणे LCM बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो इनका HCF लिया और इनका LCM लिया, इन दोनों का गुणनफल किया तो 2366 आया। फिर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किया तो भी 2366 आया। तो इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा इनका HCF गुणे LCM इति सिद्धम। ठीक है, अब चूंकि हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, हम जल्द ही एक नया बोर्ड लेंगे, थोड़ा बड़ा होगा, उसमें आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी, बड़े से बोर्ड में आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF और LCM ज्ञात करने से पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इनका अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको क्या करेंगे, खंडित करेंगे, तोड़ेंगे। तो 510 है, लिखेंगे 510। इसका अभाज्य गुणनखंड पहले प्राप्त करते हैं। सबसे पहले किससे कटेगा, 0 आ गया इकाई के स्थान पर, तो यह 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 5 में से ज़्यादा 2 बार में कितना कट गया 4, 1 बच गया, फेंक देंगे पीछे तो 11 हो जाएगा। 2 से 11 में भाग देंगे तो 2 पचे 10, 1 फेंक देगा पीछे तो फिर 2 पचे 10। इस तरह से 255 बार में 2 से मैंने क्या कर दिया, काट दिया 510 को। आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगा, इकाई के स्थान पर आ गया 5, अब यह संख्या 5 से सीधे कटेगा। पहले चेक कर लेते हैं क्या इनका योगफल, इनके अंकों का योगफल 3 से कट जा रहा है। तो 3 से कट जाएगा तो 3 से भी काट के चेक करेंगे और छोटा कर देंगे। 5 5 10 2 12, यानी 3 से संख्या यह कट जाएगा। तो 3 से काटते हैं, 3 से भाग देंगे 2 में नहीं जाएगा तो एक और ले लेंगे संख्या, 25 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे 25 में, ज़्यादा से ज़्यादा कितना काट देगा 24 काट देगा। कितनी बार में 8 बार में, 3 8 24, 1 बच जाएगा, 1 फेंक देगा पीछे तो 1 फेंक आएगा पीछे, 5 के पास जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। तो 3 5 15। अब जब किससे कटेगा 8 5 13, अब ये 3 से नहीं कटेगा। 5 से अब काटेंगे, 5 से काट के चेक करेंगे, इकाई का स्थान तो 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 एक 9 5, 8 में से 5 कट गया, कितना बचा 3, 3 को पीछे फेंक देंगे क्योंकि 5 दूनी 2 बार में 10 हो जाता है, 8 से बेसी हो जाता है, इसलिए एक ही बार में ले गए। तो 5 एक 9 5, 8 में से 5 घट गया, कितना बचा 3, 3 फेंकेंगे पीछे तो 3 इधर जाएगा 30 बन करके, तो 30 बन करके जाएगा 5 के पास, तो 30 और 5 मिल करके 35 हो जाएगा। तो 5 चलते हैं 35। अब ये संख्या 17 जो है किसी से नहीं कटेगा, केवल स्वयं से ही कटेगा। तो 17 से काट देंगे, 17 का 9 17। इस तरीके से 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। तो यहाँ पर लिखेंगे 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब हम किसका ज्ञात करते हैं, 92 का अभाज्य गुणनखंड।
92 का अभाज्य गुणनफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, 92 का अभाज्य गुणनफल ज्ञात करेंगे तो 2 इकाई का स्थान पे किससे कट सकता है, यह 2 से कट सकता है। तो 2 चौको 8, एक फेंक देंगे पीछे तो एक 10 बनकर जाएगा, 10 2 मिलकर के 12 हो जाएगा, 2 छक है 12। अब किसे कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 23 संख्या किसी से नहीं कटेगा, केवल अपने आप से कटेगा। 23 का ना 23। तो इस तरीके से इसका अभाज्य गुणनफल क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 23। 92 का अभाज्य गुणनफल क्या मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब हमें इसका सबसे पहले HCF पता करना है। क्या करना है, HCF। तो आइए इसका HCF पता करते हैं। तो HCF बराबर क्या लिखेंगे, हमें क्या कहा, केवल कॉमन वाले को छाट लीजिए, केवल कॉमन वाले को छाट करके उनका गुणा कर दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और कोई कॉमन है, 17 23 है, 5 और कोई कॉमन नहीं है, केवल 2 कॉमन है। तो इसके संति हम लोग क्या लेंगे, एक बार 2 ले लेंगे। तो इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। ठीक है, और कोई HCF नहीं है क्योंकि और कोई चीज़ उभयनिष्ठ है ही नहीं है। ठीक है, और कोई चीज़ उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसलिए इसका HCF हो गया 2। अब हम ज्ञात करना है क्या, LCM। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब HCF ज्ञात करते हैं, सॉरी LCM ज्ञात करते हैं। LCM के लिए क्या ज्ञात करना है, LCM के लिए क्या करना है, तो LCM के लिए आपको बताया था, LCM के लिए बताया था कि जो कॉमन है उसको भी लीजिए, जो नहीं कॉमन है उनको भी लीजिए। तो कौन कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इसके संति हम लोग क्या कर लेंगे, 2 ले लेंगे। और कौन कौन नहीं कॉमन है, जो जितना नहीं कॉमन उन सभी को ले लीजिए। तो 3 5 17 इनको भी लीजिए, 3 5 17 इसको भी ले लीजिए। और नीचे क्या है, 2 और 23, ये भी क्या है, कॉमन नहीं है, इनको भी ले लीजिए, 2 और क्या 23। अब इन सभी का क्या कीजिए, गुणा कीजिए। तो गुणनफल जो भी प्राप्त होगा वही इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का। तो क्या होगा इसका LCM, 2 गुणे 3 गुणे 5। तो सबसे पहले आसान तरीके से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 10 3 30। 30 का गुणा 17 में करेंगे तो 17 3 51, 510 हो जाएगा। 510 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे तो 510 का गुणा जब हम लोग 2 में करेंगे, 510 का गुणा जब हम लोग 2 में करेंगे तो 2 का नाम 2, 2 5 10, 1020 हो जाएगा। अब 1020 का गुणा हम लोग 23 में करेंगे, 1020 का गुणा हम लोग 23 में करेंगे, कितना हो जाएगा, इसके साथ 0, 3 दूनी 6, अभी आप लोगों को दिखाई देगा अभी। फिर 3 शून्य 0, 3 1 9 3, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 1 9 2। इस तरीके से हो जाएगा 0 6 4 3 2। 23,460, 23,460 इसका क्या हो गया, LCM हो गया। बहुत छोटा संख्या हो गया जी, बड़ा छोटा संख्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, LCM हो गया। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा आप लोग से क्षमा चाहते हैं क्योंकि द्वार पर थोड़ा भिक्षु का सके थे, तो भिक्षु को भी द्वार पर से लौटाना नहीं चाहिए, मम्मी तो स्कूल में चली गई है। तो इस तरीके से हमने HCF और LCM पता कर लिया। क्या LCM हमने पता कर लिया 23,460, और सॉरी LCM पता कर लिया 23,460, और LCM और HCF हमने क्या प्राप्त किया था, इन दोनों का 2 प्राप्त किया था। ठीक है, HCF हमने प्राप्त किया था 2। ठीक है, अब चलिए थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मिटा के हम लोग आगे की क्रिया दोहरा सके, मतलब आगे क्रिया देख सके। तो ध्यान दो बच्चों, HCF हमने 2 प्राप्त किया था और LCM क्या प्राप्त किया था, 23,460। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा इनका HCF गुणे LCM। बस यही हमें क्या करना है, पता करना। तो लिखेंगे HCF गुणे LCM बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो ये दोनों संख्याएं क्या है बच्चा, 510 गुणे, सॉरी पहले HCF LCM लिखते हैं, इधर HCF LCM लिखा ना। तो HCF क्या है, 2 है, गुण है LCM क्या है बच्चा, 23,460,
460 इज इक्वल्स टू, दोनों संख्याएं क्या है 510 गुणे 92, 510 गुणे 92, कैलकुलेशन करना थोड़ा 93, मैंने कैलकुलेशन करना ज़्यादा तेज, थोड़ा सीख लीजिए। आइए अब हम कैलकुलेशन करते हैं। 2 का गुणा 0 पे करेंगे, 2 शून्य शून्ना, 2 छक्के 12 के 2 हाथ में 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 23,460 में 2 से गुणा किया, क्या मिला 46,920। कितना मिला बच्चा 46,920, यहाँ कामा लगा देते हैं तो 46,920 इसको पढ़ेंगे। अब इधर गुणा करते हैं, 510 को गुणा किस में करना है 92 में, तो आपकी सुलभता के लिए हम इसको आसान तरीके से गुणा करते हैं। 510 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 92। अब गुणा करते हैं, 2 शून्य शून्ना, 2 एक नम 2, 2 पचे 10, 9 शून्य शून्ना, 9 एक नम 9, 9 पचे 45, जोड़ते हैं 0, ये उतर जाएगा, 2 शून्य 2, 9 5 1 6, ये हो गया 4, 46,920, 46,920। इधर भी कितना मिला 46,920 और इधर भी कितना मिला 46,920। इति सिद्धम करेंगे, हमने क्या कर दिया सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम, हमने इसको प्रूफ कर दिया कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर इनका एचसीएफ गुणे एलसीएम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है, 336 और 54 का हमें क्या ज्ञात करना है, अब एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, फिर उसके बाद से फार्मूला सिद्ध करके दिखलाना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर इनका एचसीएफ गुणे एलसीएम होगा। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनफल प्राप्त करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनफल प्राप्त करते हैं। आइए पहले इकाई के स्थान पर 6 आ गया, यानी 2 से कटेगा, 2 एक नाम 2, 1 बच गया फेंक देगा पीछे तो 13 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 12 बका 6 बार में 12 काट दिया, 1 बच गया 13, सॉरी 13 में सही 1 बच गया, 1 पीछे फेंकेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 8 है 16, ठीक है। अब हम फिर 2 से काटेंगे, 2 से भाग देंगे कि मैं भाग नहीं जाएगा तो ले लेंगे पीछे वाले को, तो 16 हो जाएगा, तो 8 बार में जाएगा, 2 8 है 16, ठीक है। अब ये कट गया, अब किसको काटेंगे 8 को काटेंगे, 2 चौको 8, 4 बार में क्या हो गया 8 कट गया हमारा, ठीक है। अब चलिए अब इसमें भाग देते हैं, 2 चौको 8, 8 में भाग दिया, 4 बार में कट गया। अब 2 से भाग देंगे किसमें 4 में, 2 दूनी 4, ठीक है। अब फिर इकाई का स्थान पर क्या है 2 है, ये सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 एक नम 2, अब यह 3 से कटेगा, 3 सते कैसा 7 एक नम 7। इस तरीके से 336 का अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिल गया, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद से 3 गुणे 7, 3 गुणे 7, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 3 गुणे 7। इस तरह से 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। चलिए अब 54 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं, 2 दूनी 4, 1 गया फेंक दिया, 14 हो गया, 2 7 14, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 9 3, 3 3 9 3 27 दूनी 54। इस प्रकार से हमें 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया बच्चा, 2 गुणे कितनी बार 3 है, 3 बार 3 है, 1 2 3। एचसीएफ बराबर क्या होता है, केवल जो कॉमन है उसको ले लीजिए, तो 2 कॉमन है, इसके साथ 2 ले लीजिए एक बार में, 3 बार 3 सॉरी 3 भी कॉमन है, यहाँ पर 3 है, एक बार कॉमन है, इसके साथ भी हम 3 क्या करते हैं लेते हैं। ये हो गया हमारा एचसीएफ बराबर 6। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बराबर क्या कहा था हमने, जो कॉमन है उसको भी ले लिया, जो नहीं कॉमन है उसको भी छांट करके गुणा के रूप में ले लीजिए। तो जो कॉमन है कौन 2, इसके साथ एक बार 2 लेंगे, इसके साथ एक बार 3 लेंगे, ले लिया। अब जो नहीं कॉमन है उसको भी ले लेते हैं, तो कौन कौन नहीं कॉमन है, 3 बार 2 नहीं कॉमन है, 7 भी नहीं कॉमन है, 2 बार 3 नहीं कॉमन है, इनको भी गुणा के रूप में ले लेते हैं। 3 बार 2 का मतलब 2 बार हम 3 लिख दें तो क्या गलत है, 2 पावर 3 का मतलब होता है कि 2 का 3 बार गुणा है, ठीक है। अब ले लिया, गुण है 7 को ले लिया, गुण है 2 बार 3 कॉमन नहीं है, तो 3 के ऊपर 2 लिख दे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बात वही है, 3 का 2 बार गुणा है। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको मिटा करके सॉल्व कर सके, अगला का जो काम कार्यक्रम है बढ़ा सके। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो आइए इसको सरल करते हैं, हम लोग इसको सरल करते हैं। 2 तिहाई 6, यह हो गया 6 गुणे 2 पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, गुणे यह 7 है, गुणे 3 का 2 बार गुणा, 3 तरीके 9 हो गया। अब चलिए इनका सरल करते हैं दोबारा से। 6 8 48, इधर करते हैं 6 8 48 गुणे 7 9 63, यानी 48 और 63 आपस में गुणा करना है।
तो आसान तरीके से गुणा कर लेते हैं। ये हो गया 48 और नीचे लिख देते हैं 63, इसका गुणा कर लेते हैं। 3 8 24 के 4 हाथ में आयल 2, 3 चौक 12 और 2 14, ठीक है। 6 8 48 के 8 हाथ में आयल 4, 6 चौक 24 और 4 28। तो इस तरीके से 4 8 4 12 के 2 हाथ में आयल 1, 8 1 9 और 1 10 के 0 हाथ में आयल 1 2 और 1 3, यानी कि इनका गुणनफल बराबर कितना आ गया 3024। तो एलसीएम हमारा आ गया 3024, एलसीएम हमारा 3024 आ गया। तो इस तरीके से हमने एचसीएफ पता कर लिया 6 और एलसीएम पता कर लिया 3024। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होगा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आइए हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक क्या ज्ञात कर लिया है 6, और एलसीएम हमने क्या पता कर लिया, एलसीएम बराबर हमने 3024 पता कर लिया है। अब हमें सिद्ध करना है कि एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गुणे एलसीएम बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो एचसीएफ की जगह पर लिखेंगे 6 गुणे एलसीएम कितना है 3024 इज इक्वल टू, दोनों संख्याएं क्या है 300, एक 336 और एक 54 है, 336 और एक 54 है, ठीक है। आइए इधर का गुणा करते हैं। 6 चौको 24 के 4 हाथ में आया 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 शून्य 0 और 1 6 18। अगर इधर भी 18144 आ गया, इधर भी 18144 आ रहा है, यानी कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों सही निकला है। आइए इधर गुणा करते हैं 336, इधर लिखते हैं 336, उसका गुणा करना है किस में 336 का गुणा हमें करना है 54 में। आइए करते हैं। 6 चौको 24 के 4 हाथ में आया 2 और 4 3 12 और 2 14 के 4 हाथ में आया 1 और 4 3 12 और 1 13। अब 5 का गुणा 6 में करते हैं। 5 6 30 के 0 हाथ में आया 3, 5 3 15 और 3 18 के 8 हाथ में आया 1, 5 3 15 और 1 16। यह हो गया 4, यह हो गया 4, 8 3 11 के 1 हाथ में आया 1, 6 1 7 और 1 8, इधर भी 18144 आ गया, इधर भी कितना है 18144। इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। लिखेंगे नीचे इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है। बस वही दिखाने के लिए कहा था, हमने दिखला दिया कि एचसीएफ और गुणे एलसीएम बराबर होगा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दोनों ओर का पक्ष क्या है, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 12 15 और 21, यानी इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, हमें पता करना है। तो चलिए हम लोग पता करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनका गुणनखंड ज्ञात करेंगे, यानी कि इन एक एक संख्याओं को हम गुणा के रूप में क्या करेंगे, खंडित करेंगे। उसके बाद से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं 12 का हम क्या ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड पता करते हैं, ठीक है, भाग विधि से। तो 2 से भाग देंगे, 1 में नहीं जाएगा, 1 ले लेंगे, 12 हो जाएगा, 2 6 12, फिर 2 3 6, अब यह 3 से कट जाएगा। इस तरीके से 12 का हमने क्या ज्ञात कर लिया, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। अब उसके बाद से हम 15 का ज्ञात करते हैं, 15 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब ये इकाई के स्थान पर 5 है, तो ये 5 से भी कट सकता है 15, और अंकों का योगफल देख लेते हैं, हो सकता है कि कहीं 3 से भी कट जाए। तो 5 और 1 6, तो 6 3 से कट जाता है, तो ये 15 3 से कट जाएगा, तो 3 5 15, और ये 5 से कट जाएगा, 5 का नाम 5। तो इस तरीके से हमने 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। क्या मिला हमें, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, ठीक है। उसी प्रकार 21 का हम लोग देखते हैं, 21 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो 2 और 1 3, क्योंकि इकाई के स्थान पर सम संख्या नहीं है, इसलिए 2 से पहले ही स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे, 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, अंकों का योगफल देखना पड़ता है। अंकों का योगफल यदि 3 से कट गया तो संख्या भी 3 से कट जाती है। तो 2 और 1 3, कितना हो गया 3, तो 3 3 से कट जाता है, तो इसलिए यह संख्या 3 से कट जाएगा। तो 3 7 21,
अब यह केवल 7 से ही कटेगा, तो 7 एकम 7। इस तरीके से 21 का हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिया। क्या हमें मिल गया? 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। अब ध्यान से देखिए, HCF ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? HCF ज्ञात करने के लिए जो केवल उभयनिष्ठ है उनको लेते हैं, ठीक है। HCF पता करने के लिए जो केवल तीनों में उभयनिष्ठ है, क्योंकि इन तीनों का ना HCF और LCM ज्ञात करना है, तो इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड में जो भी हमें प्राप्त हुआ है, इन तीनों का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तो इन तीनों में जो उभयनिष्ठ होगा उसको लेंगे, उन्हीं का गुणनफल ही क्या होगा? हमारा HCF होगा। तो देखेंगे कौन कौन इसमें संख्याएं जो है उभयनिष्ठ है इनके अभाज्य गुणनखंड में। तो केवल एक ही संख्या है जो तीनों में उभयनिष्ठ है, वो कौन है? 3 है। गौर से देखिए, ये 3 ही जो है इन तीनों में, तीनों के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ है, तो 3 ले लेंगे। और कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, 2, 2, 5 और 7, और कोई उभयनिष्ठ है ही नहीं, इसलिए इन तीनों संख्याओं का HCF हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। LCM के लिए हमने क्या नियम बतलाया था? LCM के लिए बतलाया था कि जो उभयनिष्ठ है उसके संगति एगो लीजिए, और जो नहीं है उनको भी काट करके ले लीजिए, यानी छाट करके उनको भी ले लीजिए गुणा के रूप में। तो कौन कौन उभयनिष्ठ नहीं है? 2 बार उभयनिष्ठ नहीं है, तो 2 के ऊपर 2 लिख देंगे, इसका मतलब हुआ कि 2 का 2 बार गुणा, ठीक है। उसके बाद से कौन उभयनिष्ठ नहीं है? 5 और 7, इनको भी गुणा के रूप में ले लेंगे, 5 गुणे 7, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे? इनका गुणा कर देंगे। तो अब हम इन सब का गुणा कर देते हैं, गुणनफल जो गुणनफल आएगा वही हमारा क्या होगा? इन तीनों संख्याओं का LCM होगा। तो 3 का गुणा 2 का गुणा 2 बार करेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 12 में करेंगे, 4 दिया 12, और 12 का गुणा 5 में करेंगे, 12 पचे 60, और 60 का गुणा 7 में करेंगे तो 6 7 42 यानी 420। कितना हो गया? 420, यानी LCM हमारा हो गया 420, ठीक है। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने इनका HCF पता कर लिया, क्या हुआ? 3, और इनका LCM हो गया 420। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमें 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी कि इनका जो गुणनफल के रूप में खंडित करना यदि संभव होगा तो गुणा के रूप में खंडित करेंगे। उसके बाद इनका भी हमें HCF और LCM उसी विधि से क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो आइए इनका हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? पहले अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इसके सिवा इसको कोई काट सके। तो केवल कौन काटेगा? या तो 1 काटेगा या 17 काटेगा। तो एगो 1 काटेगा और एक 17 काटेगा। 1 काटेगा 17 बार में, और फिर उसके बाद से 17 स्वयं को काटेगा 1 बार में, ठीक है। इस तरीके से 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 17 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 17 हो गया, ठीक है। 23 का देख लेते हैं। 23 को एक संख्या काटेगा, कौन कौन? वो भी 1 काटेगा। 1 23 को काटेगा कितने बार में? 23 बार में, और 23 स्वयं को काटेगा 1 बार में। इसलिए 23 का अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिल गया? 1 गुणे 23। और 29 यह भी किसी से नहीं कटता है, तो यह 1 से कटता है और स्वयं से कटता है और किसी से नहीं कटता है। ये तीनों क्या है? अभाज्य हैं, ठीक है। अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटे या स्वयं से कटे। तो 29 भी किसी से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा। 1 से कटेगा 29 बार में, फिर यह स्वयं से कट जाएगा 1 बार में। इस तरीके से हमारा 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया? 1 गुणे 29, ठीक है। अब हमें इनका HCF पता करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो HCF पता करने के लिए क्या बताया था? जो तीनों में उभयनिष्ठ है उसके संगति लीजिए, उनके संगति एक ठो लीजिए। कहने का मतलब क्या है? HCF का मतलब होता है जो उभयनिष्ठ है उनका गुणनफल, वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। तो कितनी संख्या उभयनिष्ठ है? एक संख्या उभयनिष्ठ है 1, तो इसका HCF हो जाएगा 1। क्या इसके सिवा और कोई संख्या है जो उभयनिष्ठ है? नहीं है। अब LCM पता करते हैं। तो LCM पता करने के लिए क्या करेंगे? जो उभयनिष्ठ है उसको लीजिए। कौन उभयनिष्ठ है? 1 उभयनिष्ठ है, 1 उभयनिष्ठ है, और जो नहीं है उनको भी लीजिए गुणा के रूप में। तो क्या है? 17 गुणे 23 गुणे 29। अब 17 गुणे 23 गुणे 29, इनका हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो चलिए यहाँ पर दिखा देता हूँ गुणा करके। 23 गुणे 17 गुणे 29, इनका गुणा करना है। 29 को बाद में गुणा करेंगे, ठीक है। पहले 17 और 23 का गुणा कर लेते हैं। तो 17 तिया 51 के एक हाथ में आया 5, 17 दूनी 34 और 5 कितना हो जाएगा?
29, आप गुणा करके देख सकते हैं। 291 आया, ठीक है। अब 291 में किससे गुणा करेंगे, किससे बच गया है, 29, ठीक है। अब 29 से इसमें गुणा करते हैं, आइए गुणा करके देखते हैं। 9 एक 9, 9 9 9 81 के एक हाथ में आया 8 और 9 दूनी 18, 8 18 8 कितना होगा, 18 2 20 6 26, 2 से करते हैं, 2 का 9 2 2 9 18 के 8 हाथ में आया 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, इनको जोड़ देंगे, इधर लिखते हैं, यह हो जाएगा 9 2 और 1 3 8 6 14 के 4 हाथ में आया 1, उसके बाद से ये क्या हो गया था, 5 है ना, ये 5 है, ठीक है। तो 2 5 7 और 1 8, इस तरीके से हमारा एलसीएम हो गया 8439। कितना हो गया बाबू, 8439। तो हमारा एलसीएम हो गया 8439, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हमारा 1 है और एलसीएम है 8439। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनका आभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं 8, इसका आभाज्य गुणनखंड पता करते हैं। तो सबसे पहले किससे चेक करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 4 बार में कट गया। अब 2 से 4 को काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 2 दूनी 4। अब 2 से फिर इसको काटेंगे, 2 को, कितने बार में कट जाएगा, 1 बार में। अरे 2 चौको 8, फिर बचा 2 चौको 8, ठीक है, 4 बार में काटा, फिर 2 से भाग देंगे 4 में, 2 दूनी 4, यानी 2 बार में 4 कट गया, और 2 से भाग देंगे 2 में, 1 बार में 2 कट जाएगा। तो इस तरह से 8 का आभाज्य गुणनखंड हमें मिल गया 3 बार 2, ठीक है, गुणा के रूप में। उसके बाद से अब 9 ले लेते हैं। 9 का आभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं, किससे कटेगा, 3 से, 3 3 9 और 3 1 9 3, इसलिए 9 का आभाज्य गुणनखंड हमें मिल गया 3 गुणे 3। 25 का आभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं, 5 से कटेगा सीधे, 5 2 7, 3 से नहीं कटेगा, 5 से चेक करते हैं, 5 बार कट जाएगा, 5 5 25, 5 1 9 5। तो 25 का हमें आभाज्य गुणनखंड मिल गया क्या, 5 गुणे 5। अब देखिए इनका एचसीएफ पता करना है, एचसीएफ पता करना है, ठीक है, एचसीएफ पता करना है। कोई चीज़, कोई संख्या उभयनिष्ठ है नहीं, जब कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है तो एक उभयनिष्ठ होता है सबके लिए, सबके साथ हम एक गुणा के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। जब कोई भी अंक नहीं उभयनिष्ठ है, यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर 2 है, 1 है, 3 है, 1 है, कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो एचसीएफ केवल क्या होता है, उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल ही एचसीएफ होता है। तो कोई भी अंक उभयनिष्ठ है ही नहीं है, केवल एक है, क्या, यही उभयनिष्ठ है, 1। तो इसका इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा 1, और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इन सभी का गुणनफल, क्योंकि 1 के सिवा बाकी और कोई उभयनिष्ठ है ही नहीं है, तो सभी का एलसीएम का मतलब होता ही क्या, जो उभयनिष्ठ है उसको लीजिए, जो नहीं है उनको भी ले लीजिए गुणा के रूप में, ठीक है। तो एक तो ले ही लिया, तो एलसीएम बराबर 2 का 3 बार गुणा, यानी वही 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। फिर उसके बाद से 3 का 2 बार गुणा, 3 3 के 9, फिर उसके बाद से 5 का 2 बार गुणा, 5 5 25, यानी वही संख्याओं का गुणनफल है। अच्छा भैया कि जब इनका एचसीएफ है तो एलसीएम बराबर इन तीनों संख्याओं का गुणनफल ही हो जाएगा, ठीक है, वही बतिया हो जाएगा। 2 का 3 बार गुणा का मतलब 8, ठीक है, अब 3 का 2 बार गुणा का मतलब 9, और 5 का 2 बार गुणा का मतलब 25, यानी उसी संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलिए एलसीएम पता करते हैं। 8 का गुणा 9 में करेंगे, या 25 का गुणा पहले 8 में कर लेते हैं, 25 8 है 200, और 200 का गुणा 9 में करेंगे, 2 9 18, यानी 1800, ठीक है। तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 1 और एलसीएम हो जाएगा 1800। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों सवाल क्या कर लिए, हल कर लिए। तीनों सवाल के एचसीएफ और एलसीएम हमने जितनी भी संख्याओं का पूछा था बतला दिया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप अब स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि 306 और 657 दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ पहले ही दे दिया गया है 9। हमें ज्ञात करना है इनका क्या, एलसीएम, ठीक है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, कि दी हुई दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का दी हुई दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका एचसीएफ गुणे एलसीएम। जानते कि नहीं जानते? आप लोग पढ़े होंगे, हमने पढ़ाया है पिछले वीडियो में कि दो संख्याएं दी हुई हो यदि तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसी फार्मूले से हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे? एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों संख्या हम लोग को दी गया है। क्या दिया गया है? 306 गुणे 306 और 657। तो इन दोनों संख्याओं का हम पहले क्या ले लेंगे? गुणनफल ले लेंगे। 306 गुणे 657 लिखेंगे बराबर में। एचसीएफ दे ही दिया क्या? 9 गुणे एलसीएम ही ना पता करना है बाबू। एलसीएम यहाँ से पता नहीं कर लेंगे पक्षांतर करके। अब देखिए 9 इधर गुणा के रूप में, आप ध्यान दे सकते हैं। 9 इधर गुणा के रूप में फेंकेंगे तो भाग के रूप में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 306 गुणे 657 बराबर, इधर हो जाएगा एलसीएम। 9 इधर गुणा के रूप में फेंकेंगे तो भाग के रूप में आ जाएगा 9। अब देखिए 9 से भाग देंगे, यदि कोई संख्या कट सकता है तो 9 से काट सकते हैं। 9 से कौन कट जाएगा? चलो चेक करते हैं। 9 3 तो 27 हो जाएगा, 3 हो जाएगा इधर से, यानी कि 306 9 से कट सकता है। आप चेक कर सकते हैं 306 जो है 9 से कट सकता है। 306 में 9 में 306 में 9 से भाग देकर देखिए, तो 9 से भाग देंगे 306 में, तो सबसे पहले भाग देंगे 3 में, तो भाग नहीं जाएगा, तो इसको भी ले लेंगे 30 हो जाएगा। तो 9 से भाग देंगे 30 में, तो 9 3 27, 3 बार में इसमें से कितना कट जाएगा? 27 कट जाएगा, 3 बच जाएगा। 3 जो बच जाएगा पीछे फेंकेगा, तो 3 जो पीछे से 3 जो पीछे फेंकेगा, इन 6 के पास फेंकेगा, तो इसके लिए 10 गुना होकर जाएगा, यानी कि यह 30 गो जाएगा इसके पास। ये तो 3 गो फेंक रहा है, लेकिन इसके लिए वह 30 गो आएगा। तो 30 गो जब पहुंचेगा 6 के पास, तो 30 और 6 मिलकर के 36 हो जाएगा। अब 9 से 36 में भाग देंगे तो 9 चौको 36। तो इस तरह से 306 को 9 से भाग दिया तो कितना आया? 34। अब 34 गुणे 657 कर देंगे, तो 34 गुणे 657 ये कट चुका है। 9 से भाग दिया तो 306 में 34 बार में कट गया। अब 34 का गुणा 657 में करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 34 गुणे 657। इन दोनों का गुणा कर देते हैं, इधर दिखा देते हैं। ये हो गया 657, इधर 34, इनका गुणा करना है। 10 सते 28 के 8 हाथ में आया 2, 4 5 20 और 2 22 के 2 हाथ में आया 2, और 4 6 24 और 2 26। ठीक है, अब 3 का गुणा 7 में करेंगे। 3 सते 21 के 1 हाथ में आया 2, 3 5 15 और 2 17 के 7 हाथ में आया 1, 3 6 18 और 1 19। इनको जोड़ना है बस। ठीक है, इनको बस जोड़ देना है। इधर जोड़ लेते हैं, यह हो गया 8, 2 और 1 हो गया 3, 6 7 कितना हो गया? 13 के 3 हाथ में आया 1, 9 2 11 और 1 12 के 2 हाथ में आया 1, 1 और 1 2, 22,338। 22,338। इनका गुणनफल क्या हो गया? एलसीएम बराबर 22,338। ठीक है, एक बार गुणा करके चेक करके देख लेते हैं कहीं गलती नहीं हुआ है। ये 657 है, इसमें 34 से गुणा करना है। ठीक है, आइए 4 सते 28 के 8 हाथ में आया 2, 4 5 20 2 22 के 2 हाथ में आया 2, 4 6 24 और 2 26 के 26 हो गया। 3 से गुणा करेंगे। 3 सते 21 के 1 हाथ में आया 2, 3 5 15 और 2 17 के 7 हाथ में आया 1, 3 6 18 और 1 19। ठीक है, अब जोड़ना है। 8 नीचे उतर गया, 2 और 1 3 हो गया, 6 6 12 और 1 13 के 3 हाथ में आया 1, 9 2 11 1 12 के 2 हाथ में आया 1, 1 और 1 मिलके 2, 22,338। 22,338 यानी सही है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से एलसीएम पूछा था, हमने एलसीएम पता कर लिया। कितना हो गया? 22,338। यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5 कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए
संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये इसका मतलब क्या हुआ बाबू? इसका मतलब यह हुआ कि 6 पावर कोई एक n प्राकृत संख्या लेंगे, n को प्राकृत संख्या कहा है ना, हाँ प्राकृत संख्या कहा है, तो n को प्राकृत संख्या कहा है। ये इसका मतलब यह हुआ कि 6 पर जब हम घात प्राकृत संख्या में कोई चढ़ाएंगे तो जो फल प्राप्त होगा उसमें इकाई के स्थान पर 0 होगा। इसके कहने का मतलब यही होता है, यानी 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा याद रखिएगा, जब यह संख्या के ऊपर जब n रख रहे हैं, यानी प्राकृत संख्या रखेंगे, तो 0 पर समाप्त हो रहा है, तो इसका मतलब यह होता है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में, जब इसका अभाज्य गुणनखंड नीचे वाला जो आधार है, इसका अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो उसमें जो है 5 अवश्य आना चाहिए। यानी यह जो संख्या 6 है, ये डायरेक्ट अगर कहें एक तरीके से तो 5 से कट जाएगा, तभी जो है कह सकते हैं कि एक 6n लेंगे तो यह शून्य पर अवश्य समाप्त होगा। ऐसे समझ में आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। कहने का मतलब क्या है कि 6n रख रहे हैं, जहाँ n प्राकृत संख्या है, तो शून्य पर समाप्त हो रहा है, यानी कि इकाई के स्थान पर शून्य आ रहा है, तो यह संख्या अवश्य ही 5 से कटता है कि नहीं कटता है। तो जब यह संख्या 5 से कटेगा तो n पर 1 रखेंगे, तो n पर जब 1 रखेंगे तो 6n हो जाएगा, यानी कि यह संख्या भी तब 5 से कटना चाहिए। यदि यह संख्या भी 5 से कट गया तो इसका मतलब जो है यह बात सत्य कह रहा है कि 6n जहाँ n प्राकृत संख्या है, तो हर प्राकृत संख्या के लिए शून्य पर समाप्त होगा। ऐसा होगा तो अवश्य ही इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आने का मतलब यह संख्या भी 5 से कट जाएगा, और प्रत्येक इसके पावर n के लिए, जहाँ n प्राकृत संख्या है, उसके लिए हर n के लिए जो है संख्या शून्य पर समाप्त होगा। तो आइए देखते हैं क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसे ही पता चल जा रहा है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है जी? 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3। क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में, चलिए मान लीजिए इसको n रख रहे हैं, इस पर n रख दीजिए, ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में कहीं 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यह जो है, जो कथन कह रहा है कि संख्या n के लिए संख्या 6 अंक शून्य पर समाप्त होगा, या मतलब कि ये हमसे जांच करने के लिए पूछा है, तो बिल्कुल नहीं होगा। लिखेंगे कि 6n के लिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, वह शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बस इतना ही कहना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से पूछा है कि व्याख्या कीजिए कि यह जो ब्रैकेट में 2 संख्याओं का मतलब एक तरह से समूह दिया गया है, गुणा के रूप में और जोड़ के रूप में, ये भाज्य क्यों है? यानी कि हमें एक्सप्लेन करके बतलाना है। उसने पहले ही कह दिया कि भाज्य है, लेकिन हमें बतलाना है कि क्यों भाज्य है। यानी इनसे ये जो ब्रैकेट में जो संख्याओं का समूह दिया है, इससे जो परिणाम प्राप्त होगा, है परिणाम के रूप में जो एक मतलब कि कहा जाए कि एक ठो संख्या यहाँ बनेगा और एक ठो संख्या यहाँ बनेगा, ये दोनों संख्याएं क्यों भाज्य है, यही बतलाना है। तो चलिए हम बतलाते हैं क्यों भाज्य है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, गुणा के रूप में ये क्या है? एक साथ है, तो इनसे एक ठो संख्या बनेगा और ये एक अलग संख्या है। इन दोनों में से 13 क्या है? उभयनिष्ठ है। जब 13 कॉमन करेंगे तो इधर हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 13 से भाग देंगे 13 में, एक कट गया, ठीक है, आप प्लस 13 से भाग देंगे 13 में, ये भी क्या हो गया? कट गया। यहाँ 13 उभयनिष्ठ हो गया। 13 उभयनिष्ठ होने का मतलब यह हुआ कि जब इनसे भी एक संख्या बन रहा है, इससे भी जो एक संख्या बनेगा, उसमें भी 13 से जब भाग देंगे तो वो भी कट जाएगा, और यह जो 13 है
इसमें भी 13 क्या है, उभयनिष्ठ है, इसको भी 13 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो इन दोनों से जो मिल करके एक नया संख्या बनेगा वो भी 13 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कहने का मतलब क्या है, सीधे सीधे आसान भाषा में समझिए, इन दोनों में से 13 उभयनिष्ठ है, इस कारण से इन सबसे जो संख्या बनेगा वो भी क्या होगा, 13 से भाज्य होगा। इधर भी ध्यान दीजिए, ये सभी के सभी गुणा के रूप में है, इनसे एक ठो संख्या बनेगा और इधर एक क्या है, 5 है। ठीक है, ये पूरा गुणा के रूप में, इनसे एक ठो संख्या बनेगा और इधर एक क्या है, 5 है, ये अलग संख्या है। तो इन दोनों में देखेंगे 5 क्या है, कॉमन है, 5 क्या है जी, कॉमन है। इस तरीके से इनसे एक नया संख्या बनेगा, माने इन दोनों में क्या है, 5 कॉमन है। तो जब इसमें से 5 निकल जाएगा तो 7 इधर बच जाएगा, गुणे 6 इधर हो जाएगा, 5 से भाग देंगे 5 में 1 हो गया, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 ही रह जाएगा, गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 रहने दें, गुणा 1 लिखे चाहे ना लिखे, इधर 1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, चलिए इसको हल करके देख लेते हैं। 11 का नाम 11, 11 7 77, 77 और 1 हो जाएगा 78। ठीक है, इधर ध्यान देते हैं, इधर हो गया 5 और इधर, इन सब का गुणा करते हैं, 7 6 के 42, इधर करते हैं 3 दूनी 6, 6 चौको 24 और 24 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 24 गुणे 6, 6 चौको 24 के 4 हाथ में या 2 और 6 दूनी 12 2 14, 144, 144 का गुणा 7 में करना है, 7 चौको 28 के 8 हाथ में है 2, 7 चौको 28 और 2 30 के 0 हाथ में 3, 7 का नाम 7 और 3 10, कितना हो जाएगा, 10,008। ठीक है, अब इनसे गुणा करेंगे, 5 8 40 के 0 हाथ में आया 4, 5 शून्य 0 और 4, 5 शून्य 0, 5 का नाम 5। ठीक है, तो इनके गुणनफल से कौन सा संख्या बना, 5040 बना। ठीक है, अब यह संख्या जो होगा इनके गुणनफल से 5040 बना है ना, तो कितनी संख्याओं से यह भाज्य होगा, 5 से भी भाज्य होगा, फिर उसके बाद से 10,000, 8 से भी भाज्य होगा, फिर उसके बाद से यह स्वयं से भी भाज्य होगा, उसके बाद से 1 से भी भाज्य होगा। तो 5040 जो है वो 5 से भी भाज्य है, 10,008 से भी भाज्य है और 5040 से भी भाज्य है, यानी कि यह संख्या जो है 2 से अधिक संख्याओं से भाज्य है। इस कारण से इनका जो परिणाम से जो संख्या बन रहा है यह भाज्य संख्या कहला रहा है। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे समझिए, इसी कारण से ये क्या कर रहा है, भाज्य कह रहा है, क्योंकि 2 से अधिक संख्याओं से क्या है, भाज्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि एक है सोनिया, एक लड़की है सोनिया और एक लड़का है रवि। सोनिया जो है अपना 18 की स्पीड से, सॉरी कहने का मतलब क्या है, सोनिया जो है एक वृत्ताकार पथ को जो है 18 मिनट में ही क्या कर लेती है, पूरा कर लेती है। और रवि जो है इसका एक चक्कर, पहले सोनिया जो है 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है और रवि जो है इसका एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है। यानी कि रवि कितना मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है, 12 मिनट में, और सोनिया 18 मिनट में। किसका स्पीड तेज है, रवि का स्पीड क्या है, थोड़ा तेज है, ये हाई स्पीड से चल रहा है। अब क्या करना है, इन दोनों को एक साथ एक समय पर मिलाना है। क्या करना है, इन दोनों को जो है एक साथ एक समय पर क्या करना है, मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं, कैसे मिलाएंगे, आइए। अब कह रहा है कि यदि एक साथ एक ही स्थान से एक ही दिशा की तरफ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करे तो कितने समय बाद ये एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए यह है वह स्थान है जहां से सोनिया को भी भगाना है और रवि को भी भगाना है, लेकिन ध्यान दीजिए रवि का स्पीड तेज है, इसलिए आगे आगे बड़ा जल्दी चलेगा, रवि बड़ा तेज भागेगा और सोनिया थोड़ा धीरे भागेगी। तो वह कौन सा समय रहेगा जिस पर ये दोनों आकर के क्या हो जाए, मिल जाए। यानी कि यह जो है अपना 12 की स्पीड से चले और वह 18 की स्पीड से चले, यानी कि 18 स्पीड से करने का मतलब यह हुआ कि 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही है और ये 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही है। तो वह छोटा से छोटा समय कौन सा होगा जिस पर सोनिया भी चलेगी तो पहुंच जाएगी उस समय पर, उस समय को पकड़ लेगी और रवि भी उस समय को पकड़ लेगा। कहने का मतलब क्या है, वह छोटा से छोटा समय कौन सा होगा जितने में, कहने का मतलब क्या है, वह छोटा से छोटा समय कौन सा होगा जितने में रवि भी क्या आ जाएगा, एक मतलब कि रवि भी
इस स्थान पर आ जाएगा और सोनिया भी क्या हो जाएगी, इसी स्थान पर आ जाएगी। तो ध्यान दीजिए, देखिए सोनिया चूंकि आगे बढ़ रही है, सोनिया क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो जब सोनिया आगे बढ़ेगी तो एक चक्कर यदि पूरा करेगी तो 18 मिनट का समय लेगी। यानी कि जब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो समय क्या होगा, ऐड होगा। समय क्या होगा, और ऐड होगा, बढ़ेगा। और रवि भी आगे की तरफ बढ़ रहा है तो समय क्या होगा, ऐड होगा। अब इन दोनों को जो है कम से कम समय में हमारा प्रयास रहेगा कि इन दोनों को एक साथ मिला दे। तो जब समय ऐड होगा तो इससे यही पता चल जाता है कि वह जो संख्या होनी चाहिए वह 18 से भी कटनी चाहिए और 12 से भी कटनी चाहिए, लेकिन वो संख्या छोटी सी छोटी होनी चाहिए। क्योंकि ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो समय और ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो समय क्या होगा, ऐड होगा। तो इसका मतलब यह होगा कि वह संख्या जो है, मान लीजिए एक चक्कर लगाया, फिर 2 चक्कर लगाया, 3 चक्कर, पता नहीं कितने चक्कर सोनिया लगाएगी और रवि लगाएगा, तब जाकर के एक साथ मिलेगी। तो चूंकि ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इससे पता चलता है कि समय जब ऐड होगा तो वह 18 से भी वो संख्या कट जानी चाहिए। मान लीजिए कोई चक्कर लगा लिया, तो कोई चक्कर में मान लीजिए 2-3 चक्कर हुआ होगा, 2-3 चक्कर सोनिया ने भी किया होगा और 3-4 चक्कर मान लीजिए रवि ने किया होगा। तो कोई चक्कर भले किया होगा, क्या होगा, मान लीजिए 18 का 2-3 बार चक्कर हो जाए, 18 का 2 बार चक्कर हो जाए, 18 का 3 बार चक्कर हो जाए, लेकिन जितने चक्कर से जितना कुल समय प्राप्त हो रहा है वो संख्या जरूर 18 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। उसी प्रकार रवि का भी जो चक्कर आगे की तरफ बढ़ रहा है, कोई चक्कर भले लगा लिया है, मान लीजिए 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लिया, मान लीजिए 3 चक्कर लगा लिया है, तो 12 36, तो 36 भले हो रहा है, तो 12 से नहीं कट जा रहा है यह। यानी कि वह संख्या जो होनी चाहिए छोटी से छोटी होनी चाहिए और 18 से भी कट जानी चाहिए और 12 से भी कट जानी चाहिए। तो 18 और 12 इन दोनों से कट जानी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम पता करना पड़ेगा। यहीं से पता चल गया वो संख्या क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा, क्योंकि वही तो एलसीएम ही तो वह छोटी से छोटी संख्या होता है कि इन 2 संख्याओं का जिनसे हम उसे काट दें तो वो कट जाए। तो इसके लिए हमें क्या पता चल गया, इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम पता करना है। तो चलिए इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम पता करते हैं। ठीक है, हमें सोनिया और रवि को क्या करना है, एक साथ मिलाना है। तो 18 और 12 का हमें क्या पता करना पड़ेगा, एलसीएम पता करना पड़ेगा। 18 और 12 का एलसीएम पता करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए बचवा, 18 और 12 का एलसीएम पता करने के लिए सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड लेना पड़ेगा। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 6 3 18। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 3 हो गया। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 दूनी 4 और 3 12। तो एलसीएम बराबर क्या होता है बचवा, हमने क्या बताया था, जो कॉमन है उसको भी लीजिए और जो नहीं कॉमन है उनको भी गुणक रूप में ले लीजिए। तो कॉमन क्या है, 2 है, इनके संति एक बार 2 लीजिए और यहाँ पर भी 3 है, इनके संति एक बार 3 लीजिए। उसके बाद जो नहीं कॉमन है उनको भी ले लीजिए। तो 3 और 2 ये भी कॉमन नहीं है, 3 को भी क्या कर लीजिए, गुणक रूप में ले लीजिए। यहाँ ले लेते हैं 3 और गुणे एक और क्या है 2, और इन सबका गुणा कर लीजिए। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 6 6 3 18 18 दूनी 36। यानी कि वह समय कौन सा होगा, 36 मिनट वाला समय होगा। वह समय 36 मिनट का होगा जिस पर सोनिया भी आ जाएगी और रवि भी आ जाएगा। यानी रवि भी और सोनिया दोनों आकर के एक साथ मिल जाएंगे। वो समय कौन सा होगा, 36 मिनट होगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रश्नावली के सोल्यूशन के साथ।